Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 12th May and day is Thursday. कवर करेंगे हम Economic Times को. बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर आपको PDF मिल जाएगी. और अगेन मैं आपको एक इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने उसके अंदर भेजा हुआ है. आप प्लीज़ उसे फॉलो कर लें. मेरा ही पेज है वो, और मतलब कोई भी ऐसे एजुकेशन रिलेटेड वो पेज नहीं है, फन पेज है. तो आप उसे प्लीज़ फॉलो कर लें. वो काफ़ी सोर्स होगा मेरे मोटिवेशन के लिए ओवरऑल. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से. रुयास आर्सेलोमित्तल लुक टू सेटल हजीरा डिस्प्यूट. तो ये नाम से समझ में नहीं आता और हो सकता है आपने नाम सुने भी ना हो पहले. तो एक कंपनी है एसआर लिमिटेड. ये स्टील के अंदर काम करती थी पहले. अब इसके काफ़ी सारा पार्ट इसका बैंकरप्ट हो चुका है और इसकी मतलब प्रोसीडिंग्स जो हुई आगे उसके अंदर रुयास इन्वॉल्व, आर्सेलोमित्तल इन्वॉल्व था. अब रुयास क्या है? रुयास यही जो एसआर कंपनी के बारे में मैंने बोला, इसके ओनर्स हैं. तो मैं आपको दिखाता हूँ. ये है शशि एंड रवि रुया. ये इसके मतलब हो सकता है मैं इनका सरनेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ये जो भी है मतलब इनका रुयाज ही बोल सकते हैं शायद इसको. तो ये इसके ओनर्स हैं. तो यहाँ पर बेसिकली एसआर लिमिटेड की बात हो रही है. अब इसके साथ आर्सेलोर मित्तल. अब हुआ क्या था, एसआर लिमिटेड की जो काफ़ी सारी बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में से एक प्रोसीडिंग हुई थी. इसके अंदर हजीरा स्टील प्लांट की बात हुई थी. हजीरा स्टील प्लांट बैंकरप्ट होकर आपका आर्सेलोर मित्तल को सेल कर दिया गया था. और ये मतलब बेसिकली आर्सेलोर मित्तल ने इस प्लांट को अक्वायर कर लिया था. अब आर्सेलोर मित्तल क्या है? आर्सेलोर मित्तल ये आपका बेसिकली एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये मतलब मल्टीनेशनली वर्क करती है. अब इंडिया के अंदर आने के लिए उन्होंने निपॉन इंडिया के साथ अपना एक मर्जर बनाया, मतलब कह सकते हैं कि एक जेवी बनाया, जॉइंट वेंचर बनाया है. तो उसके अंदर ही इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं निपॉन इंडिया के साथ मिलके. अब इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर्सेलोमित्तल निपॉन स्टील, क्योंकि दोनों कंपनीज का नाम लिया हुआ है. अब यहाँ पर ये जो कंपनी है जेवी है पूरा, इससे कंपनी जो रुयाज है एसआर के, ये 2 to 2.5 बिलियन सीक करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो स्टील प्लांट लिया था हजीरा का, उसके साथ साथ क्या होता है कि स्टील प्लांट के आसपास कंपनी के और भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं जो कि उस स्टील प्लांट को रन करने के लिए चाहिए होते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑल इंक्लूसिव डील इंक्लूडिंग के बाद एनर्जी एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका बेसिकली स्टील प्लांट को रन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जो फर्नास को हीट करने के लिए या फिर वो सब करने के लिए. तो ये पूरा एनर्जी का मैकेनिज्म होता है. दूसरा कि आपका लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो चीज़ें इधर से उधर लेके जानी है या फिर कोई भी आपका छोटा मोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है, तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स बहुत सारे चाहिए, तो वो सब भी होता है. पावर प्लांट्स, मतलब ये सब आपकी एनर्जी और लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आता है वो लिखा हुआ है. जिसके अंदर पावर प्लांट है मेन आपका फर्नेस करने रन करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एंड द पोर्ट मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए. कैप्टिव टू हजीरा स्टील प्लांट. तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि सिंस हजीरा स्टील प्लांट तो इन्होंने ले लिया, जो आपका आर्सेलोमित्तल वाली कंपनी इन्होंने ले लिया, बट इसको रन करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने और भी हजारों चीजें सेटअप करी थी, जिसका अभी कुछ इन्होंने एग्जांपल दी. अब यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर डिस्प्यूट खड़ा हुआ कि हमारे पास तो अब इसके लिए भी हमारे पास मतलब हमें कोई बेनिफिट नहीं है इन चीज़ों का और आपको इससे फायदा हो रहा है, तो इसका भी आपको कॉस्ट देना पड़ेगा. इसीलिए यहाँ पर इसका कॉस्ट अब निकाला जा रहा है. 2 to 2.5 बिलियन डॉलर्स ये सीख कर रहा है रुयाज ऑफ एसआर, ये आर्सेलोमित्तल और निपॉन का जो जेवी चल रहा है इससे. तो यहाँ पर ये हुआ है. अब इसके अंदर जो आर्सेलोमित्तल और निपॉन ने जो जेवी है इनका, इन्होंने एक आपका वर्बल कमिटमेंट ऑलरेडी कर दिया है. और अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपने किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो, सॉरी, अगर आपने किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो तो वर्बल एग्रीमेंट उतना ही वैलिड होता है, या उतना तो नहीं कहना चाहिए बट काफ़ी वैलिड होता है, परफेक्टली वैलिड होता है जितना रिटर्न एग्रीमेंट होता है. अगर उसके अंदर काफ़ी सारी कंडीशन होती है वो मैच कर जाती हैं और फुलफिल हो जाती है. तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है. हो सकता है फ्यूचर के अंदर आपको ये प्रॉपर देखने को मिले, जैसा कि यहाँ पर एक पर्सन ने कहा है जो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते. वांट टू बी आइडेंटिफाइड, सेट टॉक्स आर प्रोग्रेसिंग, मतलब टॉक्स प्रोग्रेसिंग और दे हैव रीच्ड अ वर्बल एग्रीमेंट, मतलब वो वर्बल एग्रीमेंट पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. आगे चले तो यहाँ पर मेजर चैलेंजेस, पावर डिमांड अनलाइकली टू डिक्लाइन. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने इंटरव्यू लिया है आर.के. सिंह का, जो कि आपके पावर और इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं. तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि कोल आपका बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका है, इंपोर्ट्स बहुत कम हो चुके हैं, और मतलब सप्लाई ओवरऑल कोल का कम हो चुका है इंडिया के अंदर. और इंडिया के अंदर आपका कोल, अगर आपको नहीं पता, तो सबसे ज़्यादा बनता है थर्मल मेथड से, यानी कि कोल की हेल्प से कोल को बर्न करके और पूरी प्रोसेस होती है. तो आप वो देख भी सकते हैं प्रोसेस को, बट हाँ जो भी है कोल मतलब मेजरली रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. अब यहाँ पर होता क्या है, इसीलिए मतलब सिंस ये मेजर चैलेंज यहाँ पर सप्लाई का फेस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर डिमांड आपकी काफ़ी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो और ज़्यादा मतलब बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि समर्स चल रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम हो चुकी है. तो इसके प्राइसेस में आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है.
बट होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ों में प्राइस जनरली गवर्नमेंट्स अप्रूव नहीं करती हैं प्राइस का इंक्रीज होना, क्योंकि ये चीज़ें इलेक्शंस वगैरह से या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से फिर ट्रिगर कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरली गवर्नमेंट पावर कट करने लग जाती है। तो पावर कट कर देती है तो आपकी सप्लाई मतलब जो जितनी है उसके हिसाब से डिमांड थोड़ी कम से कम हो जाती है। तो इस हिसाब से आपका काम करता है ये। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है, इन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि इन्होंने बहुत सारे बैंक से बात कर ली है और फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात कर ली है कि 4 गीगावाट्स ऑफ स्ट्रेस इम्पोर्ट कोल बेस्ड प्लांट्स, मतलब बेसिकली जो इम्पोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट जो है टर्म लिखी है, इसका मीनिंग है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स कोल इम्पोर्टेड कोल पे बेस्ड है, मतलब कि जिनके ऊपर इंडिया का कोल पहुंच ही नहीं पाता वो मेजरली इम्पोर्टेड कोल से ही वर्क करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि 4 गीगावाट क्या है, 4 गीगावाट मतलब एक एनर्जी की बात करें, पावर की बात करें, यानी कि इन्होंने इतना कोल मंगवाने की बात कर ली है कि 4 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये वो पूरा क्लियर हो गया वो यहाँ पर। Amazon RIL, फ्लिपकार्ट Amazon RIL में ज्वाइन ONDC। तो ONDC बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ओपन कर रही है। ये ONDC एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होगा। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का मतलब है इसका ना कोई ओनर होगा ना रेगुलेटर होगा, बस एक मैनेजिंग कमेटी होगी और हो सकता है टेक्निकल टीम भी होनी चाहिए जो आपका पूरा ऐप ऐसे मैनेज कर रही होगी, बट कोई ओनर नहीं होगा। दैट कनेक्ट्स बायर्स एंड सेलर्स, ये बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करेगा जैसे अमेजोन है। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज का क्या फ़ायदा होता है, जैसे अगर आप अमेजोन पे कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो आपको अमेजोन को एक हेफ्टी कमीशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होगा तो एक जो भी प्लेटफॉर्म की फीस है आपको हो सकता है साइन अप के लिए रिक्वायर्ड होगी, या फिर अगर आपको एज अ सेलर बनना है तो रिक्वायर्ड हो सकती है, बट आपको पर सेल ऐसे कोई ज़्यादा कमीशन देने की जरूरत नहीं है। ये ONDC बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे न्यूज़ में क्या है, ये तो ONDC के बारे में बेसिक था कि फ्लिपकार्ट, रिलायंस और अमेजोन भी ONDC के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो इन सभी के पास आप सभी समझ सकते हैं कि एक रिटेल का बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो वो अपना नेटवर्क इसके अंदर लेके आ रहे होंगे। जो आपका सप्लाई चेन है और स्टोर्स हैं, और फ्लिपकार्ट का आपका बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स आर्म है ई कार्ट, जिसके अंदर मतलब ऑब्वियस बात है डिलीवरी के अंदर ही काम करते हैं। फ्लिपकार्ट के पास खुद का सप्लाई चेन भी है। रिलायंस रिटेल के ने बैक किया हुआ है डंजो को, जो कि आपका अगेन लॉजिस्टिक्स के अंदर काम आ सकता है। और ONDC मतलब हैव इंटीग्रेटेड विद ONDC फॉर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, मतलब इन दोनों ने आपका यही लॉजिस्टिक्स के लिए काम किया है। लॉजिस्टिक्स मेनली ONDC जैसी कंपनी में डिलीवरी का ही काम होता है। वाइल फोन पे भी इसके अंदर आ सकता है। फोन पे आपका जो कि फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट ओन करते हैं, ये आपका एज अ पेमेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पर इमर्ज कर सकता है। और दूसरी बात, पेटीएम ऑलरेडी आ चुका है इसके अंदर, ये बोला गया यहाँ पर। अब इसके अलावा अमेजोन भी आपका सेम मतलब लॉजिस्टिक्स आर्म के लिए आ सकता है या फिर रिटेल सप्लाई के लिए भी आ सकता है। तो आई होप में पूरा क्लियर होगा। यहाँ पर बोला गया है लाइकली टू बी इन 100 सिटीज बाय अगस्त, इंटायर कंट्री बाय ईयर एंड। तो ये इतना बड़ा स्प्रेड इसका होने वाला है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे। प्राइवेट 5G नेटवर्क मिनिमम रूल्स आउट डायरेक्ट स्पेक्ट्रम टू कंपनीज। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे 5G नेटवर्क होता है तो मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पहले बताया। स्पेक्ट्रम होते हैं जो आपके मेन बड़े बड़े पोल्स होते हैं। जैसे अगर आपके मतलब घरों के पास जो पोल्स होते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं नेटवर्क के लिए, जो मेन आपके पोल्स होते हैं जहाँ से एक तरीके से नेटवर्क इमर्ज कर रहा होता है, तो वो स्पेक्ट्रम होते हैं। अब उनका राइट एक्चुअली गवर्नमेंट के पास होता है, तो गवर्नमेंट उनको सेल करती है कंपनीज को, टेलीकॉम कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए। अब ये मतलब ऑब्वियसली बात है टेलीकॉम कंपनी के फंक्शनिंग के लिए एटमोस्ट रिक्वायर्ड होता है। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने 5G के लिए क्या किया है, 5G के लिए डायरेक्ट स्पेक्ट्रम का सेल उन्होंने मना कर दिया, यानी कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट स्पेक्ट्रम को नहीं खरीद पाएगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, आप जो उसकी वेव्स होती हैं, जो एयर वेव्स होती हैं, जिसको बेसिकली आप समझ सकते हैं एक पोल है, एक पोल से जो भी वेव्स निकल रही हैं वो आप खरीद सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द टाइम भी, बट वो आप टेलीकॉम का जो टावर है या स्पेक्ट्रम है वो ओन नहीं कर सकते। ऐसा गवर्नमेंट ने अब 5G के लिए नए प्लान्स निकाले हैं। द कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री हैज रूल्ड आउट एनी डायरेक्ट स्पेक्ट्रम एलोकेशन टू कॉर्पोरेट। तो ये मैंने बता दिया आपको, कोई भी आपका डायरेक्ट स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा किसी भी कॉर्पोरेट को, कॉर्पोरेट मतलब किसी कंपनी को। The official added that enterprises can participate in the upcoming 5G airwave auctions if they want। तो यानी एयरवेव्स के बेसिस पे ऑप्शन होगा। कैसे होगा वो इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर लिखा है कि आपका 1 लाख मेगाहर्ट्ज के आसपास एयरवेव्स का ऑप्शन निकालेगी गवर्नमेंट, और ये इसकी वैल्यू होगी टोटल 5 लाख करोड़ रुपीस के आसपास, जिसके अंदर 600 मेगाहर्ट्ज के बैंड से लेकर 24
ये 24-25 मतलब इतने बेसिकली गीगाहर्ट्ज बैंड्स के अंदर निकाला जाएगा। अब ये जो हम 5G 4G ये सब बोलते हैं, इसके पीछे ये गीगाहर्ट्ज बैंड्स और ये सभी वर्क कर रहे होते हैं। ये जितने ज़्यादा अच्छे मेगाहर्ट्ज का बेसिकली फ्रीक्वेंसी का आप ये बैंड लगवाते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपके पास ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग आता है। ये सब इस तरीके से वर्क करता है। अब आगे देखिए तो द DCC, द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड द रेगुलेटर्स प्राइस। तो यानी ये अभी प्राइस हालांकि निकाले नहीं गए हैं, बट उसके बावजूद भी आपका जो DCC है, मतलब जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन है, ये आपकी बेसिकली ट्राई के अंदर या कह लो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर सबसे हाईएस्ट बॉडी है जो डिसीजन लेती है। तो इन्होंने आपका एक्सेप्ट कर लिया ऑलरेडी प्राइसेस जो रेगुलेटर ने निकाले हैं। अब रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर का मतलब है ट्राई। ट्राई मतलब आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैंने पहले काफ़ी बार बात की हुई है। तो ये चीज़ है, ट्राई ने जो प्राइसेस निकाले हैं वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। अब इसके अलावा अगर देखें तो इसके अंदर और कुछ नहीं बचता है। आगे तो इसके अंदर लिखा है द गवर्नमेंट टू होल्ड 33% इन वोडाफोन आइडिया प्रमोटर्स टू कीप 50% स्टेक। तो मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बैक ही न्यूज़ आई थी कि आपका VI का जो आपका वोडाफोन आइडिया का डेट है गवर्नमेंट को, और जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट है, तो उसके बदले में क्या कर रहा है वो अपनी इक्विटी का ऑफर कर रहा है। इक्विटी का ऑफर करना मतलब कि जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी को इंटरेस्ट देना है तो आप इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, आपके पास कैश नहीं है, तो आप अपनी कंपनी का ओनरशिप उसको दे रहे हैं, मतलब शेयर्स दे रहे हैं एक तरीके से। तो ये वोडाफोन आइडिया करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर इसकी डील काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बैक ही गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। और कितना परसेंटेज मिलना चाहिए, ये जो दो ऑलरेडी कंपनीज अक्वायर कर मतलब मर्जर कर चुकी हैं, तो इन दोनों कंपनीज के पास कितना कितना जाना चाहिए ये सब डिसाइड होना बाकी था। तो अब यहाँ पर ये न्यूज़ आ चुकी है, गवर्नमेंट होल्ड करेगी वोडाफोन आइडिया के अंदर 33% पूरी कंपनी का, यानी 1/3 ऑलमोस्ट। और आपका जो बाकी प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के अंदर दोनों कंपनीज आ जाती हैं, वोडाफोन और आइडिया भी। वोडाफोन का मतलब तो वही आपका जो US की यूके बेस्ड एंटिटी है, और आइडिया के अंदर आपका जो आदित्य बिरला ग्रुप का एंटिटी है वो आ जाता है। तो वो आपका होल्ड करेंगे दोनों मिला के 50%। बाकी आपका पब्लिक होल्डिंग रहेगी जो कि आपका ऑलमोस्ट 17% के पास आ गई है। The government will hold around 33% in Vodafone Idea post conversion of latest accrued interest liability on deferred dues into equity। तो मैंने आपको बता दिया, accrued interest liability का मतलब जो इनको लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना था, ये on deferred dues का मतलब है लोन, into equity जब वो कन्वर्ट हो जाएगा। पोस्ट कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट into equity the government शेयर होल्डिंग इन BI will be approximately 33%, ये मैंने बता दिया। while the promoters will hold 50%, प्रमोटर्स के पास 50% इसका होल्डिंग रहेगा। आगे चलते तो Q4 कंज्यूमर स्पेंड ऑन मोबाइल सर्विसेज टू बी हाईएस्ट सिंस जियोज एंट्री। तो बेसिकली अब यहाँ पर बहुत बेसिक न्यूज़ है कि मोबाइल सर्विस के ऊपर, यानी जो आपका रिचार्ज होता है उसके ऊपर जो एक्सपेंस होगा वो आपकी जियो की एंट्री के बाद, जियो की एंट्री मतलब 2016 की बात कर रहे हैं। 2016 में जो लेट आपकी जियो आया था, तो उसके बाद काफ़ी बड़ा एक हाइक आया था मोबाइल सर्विस के एक्सपेंडिचर के अंदर जब उन्होंने अपना चार्ज करना शुरू किया था। तो उसके बाद मतलब काफ़ी बड़ा एक्सपेंडिचर अभी आया है, अभी मतलब जो ग्रोथ हुई है धीरे धीरे करके, तो वो उस लेवल पर वापस से पहुंचा है Q4 के अंदर, मार्च 2022 जो भी मतलब बेसिकली एंड हुआ है फाइनेंशियल 2022। तो इसकी बात कर रहे हैं, अब ये आपका ऑलमोस्ट 8 to 9% से ग्रो कर रहा है, और ये काफ़ी बड़े मतलब अपनी ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। एवरेज कंज्यूमर स्पेंड ऑन मोबाइल सर्विसेज आर सेट टू राइज शार्पली इन द फिस्कल Q4 financial 2022, the highest since Reliance Jio's entry in late 2016 on the back of steep tariff hikes। तो मतलब इसका रीजन बताया जा रहा है कि जो टैरिफ हाइक्स अभी हुए थे दिसंबर के अंदर, जो 26 दिसंबर से शायद अप्लाई हुए थे, 26 नवंबर से हुए थे, तो उसके बाद आपका ये मतलब मेन रीज़न वही है इसके पीछे। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं कि आपका कंज्यूमर और ज़्यादा इसके अंदर डेवलप हो चुका है, और कंज्यूमर हमारे इंडिया के अंदर मतलब एज अ टाइम प्रोग्रेसेस इंटरनेट का ग्रोथ ही होने वाला है, वो से फैक्टर्स भी आ जाते हैं थोड़े बहुत। अब इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर नेगेटिव भी थोड़ा लिखा हुआ है, ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2022 Q4 वुड हैव बीन इवन हायर देन 8 to 9%, मतलब इससे भी ज़्यादा हो सकती थी, बट इससे क्या रीज़न रही, ऐसा क्यों नहीं हुआ? म्यूटेड सब्सक्राइबर ग्रोथ कम रही है यहाँ पर, क्योंकि आपका ऑब्वियसली बात है अगर आप प्राइसेस बढ़ा देंगे तो डिमांड, ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है इनकी कम हो ही जाएगी। तो ये हुआ है। एंड द टैरिफ हाइक्स ऑल्सो बीइंग लिमिटेड टू ओनली प्रीपेड यूजर्स। तो ये काफ़ी अच्छा फैक्टर है कि जो टैरिफ हाइक्स हमने अभी रीज़न बताया कि आपका कंज्यूमर स्पेंड बढ़ चुका है, वो सिर्फ प्रीपेड यूजर्स के लिए हुआ है। तो अगर आप पोस्ट पेड यूजर हैं तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसी वजह से ये इंक्रीज यहाँ पर नहीं आया है, और भी ज़्यादा जो आ सकता था। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। 2-3 ही न्यूज़ बची हैं, वो हम कवर कर लेते हैं बस लास्ट।
तो आगे चलते हैं, बियर्स टाइटन ग्रिप ऑन मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो बेसिकली ये ईटी मार्केट्स का सेक्शन रहता है, काफी बड़ा सेक्शन है। इसके अंदर क्या है, जब बियर्स अपनी ग्रिप टाइटन कर लेते हैं, मतलब कि बियर्स का पलड़ा भारी होता है। तो मैंने आपको बताया था अभी कल परसों ही शायद कि आपका बियर्स का मतलब होता है नेगेटिव जो एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, यानी कि जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम उससे गेन करेंगे। नीचे जाके गेन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। बट बियर्स का मेन मोटिव या मेन एम यही रहता है कि पेसिमिस्टिक रहे मार्केट, नेगेटिव परफॉर्म करे। तो यहाँ पर अभी ये क्या लिखा है कि सेक्टर्स इंडाइसिस ओवर 20% बिलो ऑल टाइम हाइस। तो ये नेगेटिव बताने के लिए बोला हुआ फिगर दिया है कि अपने ऑल टाइम हाई से 20% बिलो ये मार्केट वर्क कर रहे हैं, तो मतलब ऑपरेट कर रहे हैं। अब आगे जाए तो मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसिस एंटर द बियर मार्केट टेरिटरी अगेन ऑन वेडनेसडे एज रिटेल इन्वेस्टर्स कट्स बेट्स ऑन एंड अ ब्रॉडर रिस्क वर्जन इन इक्विटीज। तो मतलब ये कि लोग इक्विटीज के अंदर और कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज की स्पेशली बात कर लें जो न्यूज़ के अंदर लिखा है, तो मतलब ये और भी बियर मार्केट इसके अंदर प्रीवेलेंट है। इंडाइसिस हैड स्कर्टेड द बियर मार्केट टेरिटरी इन मार्च, मतलब मार्च के अंदर ये अगेन वही सब बातें वापस वापस करके लिखी हुई है। बीएससी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो आपका 25,000 पर आ गया है, जो कि आपका 20% लो है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये मतलब ये जो फिगर लिखी है यहाँ पर, ये सेक्टर इंडाइसिस को रेफर करें, जिसके अंदर सेक्टर जनरली क्या होता है, सेक्टर के अंदर पावर सेक्टर हो गया, जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ऐसे वाले सेक्टर की बात करते हैं। बट यहाँ पर सेक्टर को ये मिड एंड स्मॉल कैप तक भी एक्सटेंड करके बता रहे हैं कि मिड और स्मॉल कैप सेक्टर्स के अंदर भी यही चीज़ें हुई है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। हम यही लास्ट न्यूज़ आज कवर करेंगे, थोड़ी छोटी वीडियो रहेगी मुझे पता है, क्योंकि मेरे को अगेन थोड़ा कॉलेज का ही यहाँ पर काम रहता है। तो मतलब हो सकता था कि मैं आज वीडियो ना भी बनाता, थोड़ा मुझे जल्दी जाना है कॉलेज। तो दैट इज़ इट। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।